नमस्ते छात्रों, मनीष वालों कक्षा 12वीं के आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस की, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा की। प्रतिरोध शब्द से आप पहले से ही परिचित हैं कि किसी भी चालक द्वारा दिश धारा या प्रत्यावर्त धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है चालक द्वारा, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। अब प्रतिघात और प्रतिबाधा दो नए शब्द हमारे पास आ रहे हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम कोई कुंडली लगा देते हैं अथवा कोई संधारित्र लगा देते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो कहलाता है उसका प्रतिघात। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक भी ओम होता है। और प्रतिघात के व्युत्क्रम को हम कहते हैं ससेप्टेंस, अनुक्रियता, जिसे हम कहते हैं इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेरकी प्रतिघात होता है जो कुंडली के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है या अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं। और जो संधारित्र के कारण अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधारित्री प्रतिघात, जिसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से कम कोई दो उपयोग हों या दो से अधिक हों, तब इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम कहेंगे उसकी प्रतिबाधा। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम है। प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को हम कहते हैं एडमिटेंस, प्रवेश्यता, और इसका मात्रक ओम इनवर्स या साइमन है। अब हम इनमें अंतर और देख लेते हैं, प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर। तो किसी प्रतिरोध की बात करें, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि हम केवल प्रेरक कुंडली उपयोग करें या संधारित्र उपयोग करें तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिबाधा कब होंगे? जब परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में कम से कम दो हों, ओमी प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली, ओमी प्रतिरोध के साथ संधारित्र, या प्रेरक कुंडली और संधारित्र, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीनों लगे हों, LCR। तो इस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम प्रतिबाधा कहेंगे। दूसरा अंतर, इसका मान प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि संधारित्र या प्रेरक कुंडली यदि हम लगी हुई है या प्रतिघात जिसे हम कहें तो वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और प्रतिबाधा भी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम X से, और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग परिपथ देखते हैं, और एक ऐसा परिपथ देखते हैं जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो। तो उस स्थिति में हमें क्या निष्कर्ष मिलता है उसको हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो एक हम मान लें कोई AC सोर्स है जिसमें कैपिटल R प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है वो जाती है V बराबर V0 sin ओमेगा t से दी जाती है। तो उस क्षण पर जो प्रतिरोध रेसिस्टेंस है, यदि धारा का, उसमें बहने वाली धारा का मान I है तो ओम के नियम से I बराबर होता है V/R। और V की वैल्यू रखेंगे तो V0/R sin ओमेगा t हो जाएगा। और V0/R ये I0 के बराबर ले सकते हैं, तो I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये हमें एक परिपथ है जिसमें रेसिस्टेंस R लगा हुआ है। यहाँ पर I0 जो है वो प्रत्यावर्ती धारा की पीक वैल्यू है। तो इससे हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में पहला समीकरण जो है V = V0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t, दोनों में कला में कोई अंतर नहीं है, दोनों की स्थितियों में कला समान है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल ओमी प्रतिरोध लगा हो तो वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। ये दोनों का फेजर डायग्राम है, देख रहे हैं आप कि I और V दोनों समान कला में हैं, एक ही दिशा में हैं। और यदि हम ग्राफ की बात करेंगे इसमें, तो आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें
जब जिस बिंदु पर V का मान अधिकतम होता है उसी बिंदु पर I का मान अधिकतम होता है, और जब दोनों शून्य होते हैं, एक साथ शून्य होते हैं और फिर विपरीत दिशा में अधिकतम मान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक साथ अधिकतम होते हैं, एक साथ न्यूनतम होते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के साथ प्रतिरोधक का, रेसिस्टेंस का ठीक वही व्यवहार होता है जैसा वो डीसी के साथ बिहेव करता है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें केवल प्योर कैपेसिटर उपयोग, कैपेसिटेंस लगा हो, सर्किट कंटेनिंग ओनली प्योर कैपेसिटेंस। हम ये मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक सी धारिता का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो समीकरण होता है वो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब संधारित्र पर चूंकि आवेश इकट्ठे होते हैं, तो यदि संधारित्र को प्राप्त आवेश Q हो तो Q बराबर होता है CV। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संधारित्र की धारिता जब पढ़ी थी हमने, तो संधारित्र पर जो आवेश इकट्ठा होता है वो Q बराबर CV होता है। अब ये मान हम उपयोग करें, V का मान समीकरण 1 से समीकरण Q इक्वल टू CV में रखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास सर्किट है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है जिसका एक C संधारित्र लगा हुआ है। तो t क्षण पर परिपथ में बहने वाली धारा, हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें V लेते हैं और उसके साथ हम I ज्ञात करते हैं, तभी हम दोनों के बीच कलांतर की गणना कर पाते हैं। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दी जाता है। अब हम यहाँ पर हमने आवेश देख लिया, आवेश Q बराबर हमें प्राप्त हुआ CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो हम उस क्षण बहने वाली धारा निकालेंगे तो हम अवकलन कर देंगे। तो I बराबर होता है dQ अपॉन dt, या d अपॉन dt CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा CV नॉट कॉस ओमेगा टी। परंतु हमें जो वोल्टेज दिया है वो दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हम कॉस को बदलेंगे तो पाई बाई 2 ऐड कर देंगे। तो हम कॉस ओमेगा टी को लिख रहे हैं I इक्वल टू ओमेगा CV नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमने जो कॉस ओमेगा टी प्राप्त हुआ था उसको हमने साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन 90 प्लस थीटा हमने ले लिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस प्रकार हमें जो वोल्टा दी गई थी, वोल्टा थी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I में क्या हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कलांतर आ गई है। यहाँ I नॉट जो है वो धारा का शिखर मान है, ओमेगा CV नॉट धारा का शिखर मान ले लिया हमने। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा के कलांतर में, कलाओं में जो अंतर है वो पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री का है। तो इसको कह सकते हैं कि जब हम शुद्ध संधारित्र प्रयोग करते हैं किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो धारा जो होती है वो वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 रेडियन कोण आगे होती है, फॉरवर्ड होती है। आप ये फेजर डायग्राम देख लें इसका, जो हमें V और I में रिलेशन बताता है, और इससे पता चल रहा है कि I जो है V से पाई बाई 2 कला में आगे है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि इस परिपथ में जब धारा का मान अधिकतम होता है तो उस स्थिति में वोल्टता जो होती है वो शून्य होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से V और I में परिवर्तन हो रहा है। तो जब I का मान शून्य होगा तो V का मान अधिकतम होगा, जब V का मान शून्य है तो I का मान अधिकतम होता है। ये V और I का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ में प्रदर्शन है। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रारंभ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज शून्य है तो धारा का मान अधिकतम है,
फिर जैसे ही धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ने लगा, धारा का मान घटने लगा। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम हो गया, धारा शून्य हो गई और इसी प्रकार आगे परिवर्तन होता गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रतिघात है, प्रतिघात इज इक्वल टू होगा वी नॉट अपॉन आई नॉट। वी नॉट अपॉन आई नॉट निकालें तो मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और जब इसकी तुलना हम ओम के नियम से करते हैं वी अपॉन आई इक्वल टू आर से, तो हमें जो प्रतिघात है, प्रतिघात मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, अर्थात इस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, संधारित्री प्रतिघात कहते हैं, और इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार संधारित्री प्रतिघात जो XC होगी वो 1 अपॉन ओमेगा सी प्राप्त होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्री प्रतिघात का ठीक वही काम होता है जो दिष्ट धारा परिपथ में प्रतिरोध का होता है। अर्थात डीसी परिपथ में जिस प्रकार का व्यवहार प्रतिरोध करता है, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में उसी प्रकार का व्यवहार संधारित्री कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है। इसका मात्रक ओम है। तो यहाँ यदि हम ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, यदि आवृत्ति हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू मान लें, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। तो XC इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी। तो ये संधारित्री प्रतिघात का व्यंजक हो जाएगा, और इससे पता चल रहा है कि जो संधारित्री प्रतिघात है वो आवृत्ति और धारिता दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम V आवृत्ति और प्रतिघात में ग्राफ खींचे तो देख रहे हैं इसमें XC और V दोनों के मान में किस प्रकार चेंज हो रहा है, एक वक्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। यदि हम आवृत्ति न्यूज बराबर 0 ले लें, अर्थात दिष्ट धारा के लिए बात करें, तो चूंकि दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति शून्य होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, XC बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी दिष्ट धारा स्रोत में हम संधारित्र का प्रयोग कर दें तो संधारित्र अपने में से कोई धारा को बहने नहीं देगा, क्योंकि उस समय संधारित्र प्रतिघात जो है वो अनंत हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि संधारित्र जो है केवल अपने में से प्रत्यावर्ती धारा को ही बहने देता है, दिष्ट धारा को बहने नहीं देता है। हम एक सवाल देख लेते हैं। 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, 220 वोल्ट 15 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा गया है, और उसका संधारित्री प्रतिघात या बहने वाली धारा हमें RMS वैल्यू ज्ञात करना है और उसकी पीक वैल्यू ज्ञात करना है। और यदि आवृत्ति को हम दुगना कर दें तो संधारित्री प्रतिघात एवं धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। हमें C बराबर 15 माइक्रोफैरड दिया है, तो उसको हम फैरड में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट और न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज दिया है। तो हम फॉर्मूला हमें पता है X इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या ओमेगा का मान रखेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, और XC की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁶, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 212.3 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब हमें IRMS निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो IRMS इक्वल टू का V अपॉन XC, V अपॉन XC, V का मान 220 है, अपॉन XC की वैल्यू रखेंगे तो 1.04 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो पीक वैल्यू होती है I0 वो होता है √2 IRMS, अर्थात IRMS का √2 गुना होती है, और जब इसका मान रखेंगे तो हमें 1.46 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। चूँकि XC प्रोपोर्शनल 1 अपॉन न्यू जो धारित्री प्रतिघात है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यदि हम आवृत्ति को दुगना कर देंगे तो XC का मान आधा रह जाएगा, एवं IRMS और I0 दोनों के मान दुगने हो जाएंगे। तो आवृत्ति को दुगना करें तो संधारित्री प्रतिघात आधा हो जाएगा, लेकिन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है धारा की या पीक वैल्यू है वो दुगने हो जाएंगे। एक सवाल और हम देखते हैं कि 50 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र है, 1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत से जोड़ा गया है, इसी सोर्स से इसके प्रतिघात की गणना करना है। तो C बराबर 50 पिकोफैरड दिया है, तो हम पिकोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू हमें दिया है 1 किलोहर्ट्ज, तो 1 को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। हमें जानते हैं कि X इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी है, ये मान इसमें हम रख के इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.18 10⁻6 ओम।
तो इस प्रकार आज हमने प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा तीनों की परिभाषा, उनमें अंतर तथा हमने दो स्थितियां पढ़ी हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध, या केवल संधारित्र लगा हुआ है, तो वो उसका धारा और वोल्टेज में क्या कालांतर होगा, तो इसके बारे में अध्ययन किया। इसी फैक्ट का हम आगे भी उपयोग करेंगे, आगे भी हम बात करेंगे जब हम कुंडली का उपयोग करेंगे या प्रतिबाधा करेंगे, तो इनको ध्यान से आपको समझना है ताकि आगे टॉपिक जो आएंगे उसको समझने में हमें आसानी रहे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।